हेलो दोस्तों, मैं हितेश वर्मा आप सभी का आसमा सिविल एकेडमी में स्वागत करता हूं। मैं यहां पे आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग की क्लास लूंगा, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के दरोगा भर्ती में 20 क्वेश्चन आएगा और मेंस में 100 क्वेश्चन आएगा। मैं दरोगा भर्ती का एग्जाम 2019-18 में जो वैकेंसी निकला था उसमें दिया था, जिसमें मेरा 6वां रैंक आया था। तो मैथ्स और रीजनिंग में जैसे प्री में 20 क्वेश्चन आएगा तो 20 में 20 कैसे लाना है उसको मैं सिखाऊंगा। यहाँ पे हम लोग साथ में तैयारी करेंगे और मैं आप लोगों को यहाँ पे नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि आसमा सिविल एकेडमी में साथ में हम लोग तैयारी करेंगे। तो संख्याएं हम लोग नंबर सिस्टम में सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में हम लोग देखेंगे कि प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जैसे 1 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी प्राकृत संख्या है। वही लिखा है कि ऐसी संख्या जो वस्तुओं को गिनने में काम आती है। ठीक है, उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब 1 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्या है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। और दूसरी है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या वो है, प्राकृत संख्या में 1 से स्टार्ट होगा लेकिन पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होगा। तो वही लिखा है कि प्राकृत संख्या, यदि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हैं वह पूर्ण संख्या है। तो वही लिखा है कि यदि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। जैसे देख लीजिए 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब अगला है पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या वो संख्या होती है अगर प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को शामिल कर दिया जाए तथा उसमें माइनस, जैसे -1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक और इधर 0 से लेके 1, 2 करके इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हैं वो है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, प्राकृत संख्या शून्य और ऋणात्मक संख्या को ही के समूह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जांपल में कि -0 से लेके 0 है, 0, 1, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, इधर माइनस तक, मतलब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या में 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या में 0 से, और पूर्णांक संख्या में माइनस से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, माइनस से इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं वो है पूर्णांक संख्या। हम नेक्स्ट देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्याएं होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन क्या है कि q जो अपॉन में उसके बट्टे में रहेगा, जो सबसे नीचे में रहेगा वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन 0 संख्या इसमें परिमेय संख्या में आती है। लेकिन जैसे p/q के रूप में लिखेंगे p/q। ठीक है, तो ये जैसे 1/0, तो ये q को 0 नहीं लिख सकते, q = 0 नहीं लिख सकते, लेकिन 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होने के लिए जैसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन √2, √3 या -√2 ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि अपरिमेय संख्याएं इन्फिनिटी तक जाती है तो वो अपरिमेय संख्या है। जो संख्याएं इन्फिनिटी तक जाती है वो अपरिमेय संख्याएं हैं और जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वास्तविक संख्या वे सभी संख्याएं, चाहे दशमलव में हो, चाहे माइनस हो, चाहे धन हो, ऋण हो, वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। देख लीजिए दशमलव, भिन्न, ऋणात्मक, धनात्मक, वर्गमूल, मिश्र सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट लिखते हैं सम संख्याएं, विषम संख्याएं। ठीक है, तो सम संख्या वो होती है जैसे किसी भी संख्या को अगर 2 से भाग दे तो वह भाग चला जाए तो वह है सम संख्या, और जो संख्याएं 2 से भाग नहीं जाती वो है विषम संख्याएं। ठीक है, वही लिखा है कि 2 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। जैसे अगर 2, 4, 6, 8, 10 जो भी संख्याएं हैं जो अगर 2 से भाग चला जाए तो वो है सम संख्या, और जो 2 से भाग ना जाए, जैसे इसमें लिखा है कि वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती वो है विषम संख्या है। जैसे 1, 3, 5 को अगर 2 से भाग देंगे तो पूर्ण तरीका से भाग नहीं जाएगा, वही है विषम संख्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो है जो 1 या अपने के अलावा किसी और संख्या से भाग चला जाए। जैसे कि हम लोग 6 को लेंगे तो 6 तो 1 से भी भाग जाएगा और
6 से भी जाएगा, लेकिन वह संख्या 2 से भी भाग चला जाएगा, 3 से भी भाग चला जाएगा, तो वह है भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से भाग नहीं जाती। जैसे 7 को लेंगे तो 7 है जो एक से तो जाएगा, 7 से भी जाएगा, लेकिन किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा, वह है अभाज्य संख्या है। ठीक है, वही लिखिए, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर अन्य संख्या से भी विभाजित है, भाज्य संख्याएं हैं। जैसे 4 है, 6 है, 9 है। अगर 9 को लेंगे तो ये 3 से भी भाग चला जाएगा, 1 और 9 से तो जाएगा ही, लेकिन ये 3 से भी भाग चला जाएगा, तो यह है भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या है वे प्राकृतिक संख्या जो केवल एक या अपने से ही भाजित हो सके। जैसे देख लीजिए, 2 तो 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। 3 है, 5 है, 7 है, तो ये सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विभाज्यता के नियम। जैसे इसमें आएगा 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, ऐसे आएगा। तो 2 का नियम वो बोलता है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो तो वह 2 से विभक्त हो जाएगा। मतलब अगर किसी संख्या में ये पूछा जाता है कि कोई भी संख्या जैसे दे दिया है ये कि ये 2 से भाग जाएगा कि नहीं, ऐसा करके, तो इसमें 2 का नियम अगर याद रहेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये 2 से भाग जाएगा कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, उसका इकाई अंक देखना है। जैसे ये 0, 2, 4, 6, 8 ये सभी संख्याएं हैं, तो वह 2 से भाग चला जाएगा। ठीक है, वही लिखा है 2 का नियम में, दी गई संख्या 2 से विभक्त तभी होगी यदि उनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 से 8 में से कोई एक हो। ठीक है, जैसे ये देख लो, अगर इसमें इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, में से प्रत्येक 2 से विभक्त होगी, क्योंकि इनकी इकाई अंक क्रमशः 0, 2, 4, 6, 8 है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं 3 का नियम। 3 का नियम ये बोलता है कि किसी भी संख्या में अगर उसके अंकों का योग, किसी भी संख्या अगर दिया हुआ है उसके अंकों के योग को अगर जोड़ के 3 से अगर भाग देंगे और वह पूरी तरीका से भाग चला जाएगा तो वह 3 से भी भाग चला जाएगा, वह संख्या 3 से भी भाग चला जाएगा। वही लिखा है 3 के नियम, अगर दी गई संख्या से 3 से विभक्त तभी होगा यदि इनके अंकों का योग 3 से विभक्त हो। जैसे एग्जांपल में दिया है, एक संख्या दी गई है, उसमें पूछा गया है कि 3 से विभक्त होगी कि नहीं, ऐसा करके। तो इसके अंकों को पहले जोड़ लेंगे कि संख्या के अंकों का योग कितना आता है। जैसे जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 और 8 30, 30 और 9 39। ठीक है, तो 3 से विभक्त होगी क्योंकि अगर इसके अंकों का योग कितना आ रहा है 39। ठीक है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, ये हो गया 39। अगर 39 को 3 से अगर भाग देंगे और वह 3 से पूरी तरीके से भाग चला जाएगा, मतलब यह संख्या भी 3 से पूरी तरीके से विभक्त होगा। अब देखते हैं, 3 से अगर भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 13 बार में यह पूरी तरीके से भाग चला जा रहा है, मतलब यह दी गई संख्या भी 3 से पूरी तरीके से विभक्त होगा। दूसरा भी देख लेंगे कि यह संख्या 3 से विभक्त है कि नहीं। ये अगर एग्जाम क्वेश्चन में आए आपके कि पूछेंगे कि यह संख्या 3 से विभक्त है कि नहीं करके, तो देखते हैं इसका योग कितना आता है। 3 और 2 5, 5 और 5 7 12, 12 5 17, 17 और 6 17 6 23, 23 और 9 32, 32 और 6 38। ठीक है, कितना आ रहा है अंकों का योग 38। अगर 38 को हम लोग भाग करके देखेंगे 3 से, अगर वह 3 से भाग चला जाएगा पूरी तरीका से तो वह भी संख्या क्या है 3 से विभक्त होगा। अब देखते हैं, 3 से अगर भाग देंगे तो 3 एकम 3। ठीक है, एक बार में चला जाएगा। और 3 को 8 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिरक 9। ठीक है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, मतलब 2 इसमें हासिल बच जा रहा है। 3 दूनी 6 और 2 क्या बच रहा है, शेष बच रहा है, मतलब पूरी तरीका से भाग नहीं जा रहा है। तो यह संख्या 3 से विभक्त नहीं होगी। 3 से विभक्त नहीं होगा क्योंकि इनमें अंकों का योग, इसको 38 कर लेना, अंकों का योग कितना आ रहा है 38 है, जो 3 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 4 का नियम। 4 का नियम ये बोलता है कि किसी भी संख्या के इकाई और दाही अंक को लेंगे, अगर वो संख्या उसका इकाई अंक और दाही अंक 4 से विभक्त हो जाता है तो वह संख्या भी पूरी तरीका से 4 से भाग चला जाएगा। जैसे इसमें लिखा है
कि दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी यदि उनका दहाई तथा इकाई से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे ये संख्या दिया है, ठीक है, इसमें 2 अंक लेना है, इसके इकाई अंक को और दाही अंक को। इकाई और दाही अंक को लेके हम लोग 4 से भाग करके देखेंगे। अगर वह 4 से भाग चला गया तो वह 4 से पूर्णतः विभक्त होगा। दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 20 है, जो 4 से पूर्णतः हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि 4 से पूर्णतः विभक्त होगा कि नहीं। ठीक है, ये 20 है, उसका इकाई और दाही अंक, इसको 4 से भाग करके देखते हैं। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5 बार में ये चला जाएगा पूर्ण तरीका से। ठीक है, तो 20 है जो 4 से पूर्णतः विभक्त है, तथा दी गई संख्या भी 4 से विभक्त होगी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आप लोग ट्राई करना। इसमें तो लिखा हुआ है कि अगर इसका लास्ट इकाई और दाही अंक, इकाई और दाही दो अंक को लेना है, जैसे इसमें है 42, 42। ठीक है, तो 42 को हम लोग भाग करके देखते हैं 4 से। ये है 42, इसको 4 से अगर भाग देंगे, 4 एकम 4 और 4 से 10 बार में जाएगा, 4 दाम 40 और 2 इसका शेष बच जाएगा। मतलब इसका 2 अंक अगर लास्ट के 2 संख्या लेंगे जो कि 42 है, इसको अगर भाग करके देखेंगे 4 से, और 4 से अगर भाग चला गया तो वह 4 से पूर्णतः विभक्त होगा। और 4 से भाग नहीं गया मतलब वह संख्या भी, यह पूरी संख्या भी 4 से विभक्त नहीं होगी। तो इसमें अगर 42 को हम लोग भाग करके देखे हैं 4, जो कि 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो रहा है, 2 हाथ से शेष बच रहा है। ठीक है, तो यह संख्या 4 से विभक्त नहीं होगी। दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 42 है, जो 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं है, अतः दी गई संख्या 4 से विभक्त नहीं होगी। यहां पे नहीं लिख लेना, वह संख्या 4 से विभक्त नहीं होगी। ठीक है, हम लोग अभी विभाज्यता के नियम में पढ़े हैं, विभाज्यता के नियम में 2 का नियम, 3 का नियम पढ़े हैं, और ये है 4 का नियम। ठीक है, आगे और है, उसको देखना। उसके बाद आएगा 5 का नियम। ठीक है, विभाज्यता का अगला नियम है 5 का नियम। कोई भी संख्या अगर दिया है और पूछेगा कि वह संख्या 5 से विभक्त होगी कि नहीं करके, तो उसमें क्या देखना है, उसका इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर वह संख्या में इकाई अंक 0 या 5 है, तो वह संख्या को हम बोल सकते हैं कि वह 5 से विभक्त होगी। वही बोलता है 5 का नियम। 5 का नियम बोलता है कि दी गई संख्या 5 से विभक्त तभी होगी यदि उनका इकाई अंक 0 या 5 है। ठीक है, जैसे ये संख्या देख लीजिए, इसमें इकाई अंक क्या है, 0 है, इस संख्या में 5 है, जो कि 5 से पूर्णतः विभक्त होगी क्योंकि इनकी इकाई अंक 0 या 5 है। ठीक है, और 6 का नियम अगला है 6 का नियम। तो 6 का नियम में यह है कि 6 मतलब संख्या 6 को ऐसे संख्या में तोड़ना है कि दोनों अभाज्य संख्याएं हों, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं उसको। जैसे अगर 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 3, ये दोनों सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या 2 प्रकार की संख्या होती है। अगर किसी भी संख्या को तोड़ेंगे तो, जैसे हम लोग 9 को तोड़ेंगे, 9 को नहीं, जैसे हम लोग अगर कोई पूछे कि अगर कोई पूछे कि 16, तो 16 को हम लोग 2 और 8 ऐसे में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि यह सहभाज्य संख्या है। क्योंकि 2 से ये भी संख्या भी एक बार में कटेगा, 2 से अगर कटाएंगे तो ये भी संख्या 2 चौक 8, ये 4 बार में कट जाएगा। मतलब कोई भी संख्या, ये संख्या को हम लोग 2 और 8 के रूप में सह अभाज्य संख्या अगर तोड़ेंगे तो वह संख्या कहलाएगी सह अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। और 6 के नियम में क्या है, 6 में 2 और 3 के रूप में तोड़ रहे हैं, जो कि एक के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा। दोनों संख्या को अगर अलग अलग भाग करके देखेंगे तो 1 से तो चला जाएगा, 2 एक दूनी 2, 1 तिया 3, लेकिन और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो वह संख्या है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य और सहभाज्य, तो सह अभाज्य हो तो इस नियम का पालन होगा, और सहभाज्य में नहीं तोड़ सकते क्योंकि यह संख्या किसी न किसी और संख्या से एक साथ भाग चला जा रहा है। तो यह संख्या सहभाज्य है और सह अभाज्य संख्या, जैसे ये 2 और 3 है। तो 6 का नियम भी बोलता है कि किसी भी संख्या में अगर पूछेगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि ये दी गई संख्या 6 से 6 से पूर्णतः भाग चला जाएगा कि नहीं करके, तो 6 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 और 3 के रूप में। सहअभाज्य संख्या है 2 और 3। ठीक है, तो पहले तो हम लोग 2 का चेक करेंगे, 2 के नियम के हिसाब से। 2 का नियम क्या बोलता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 है, अगर है तो वह संख्या 2 से भाग चला जाएगा। ठीक है, इसमें अगर ये संख्या दिया गया है तो इसका इकाई अंक को देखेंगे 4 है, 4 है मतलब यह संख्या 2 से भाग चला जाएगा।
अब 3 का नियम का पालन करता है कि नहीं वो देखेंगे, ठीक है। क्योंकि 6 का चेक कर रहे हैं, 6 में चेक करेंगे तो वह तो 2 का नियम का भी पालन करे और 3 का नियम का भी पालन करे। तो 2 का नियम को तो पालन कर रहा है कि ये इसका इकाई अंक क्या है, 4 है। तो हम लोग अब 3 का नियम का चेक करते हैं। तो 3 का नियम ये बोलता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतः भाग चला जाएगा तो यह पूरी संख्या भी 3 से भाग चला जाएगा, ठीक है। अब इसके अंकों का योग देखते हैं कितना आ रहा है, 4 3 7, ठीक है। देखो ये 4 और 3 7 और 7 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 कितना हुआ, 18 और 18 2 20 5 25, 25 और 8 25, 25 35 3 33, 33 और 9 हो गया 42, ठीक है। तो 6 से विभाज्यता होगी यदि, क्योंकि इनका इकाई अंक 2 से विभक्त है, इसके अंकों का योग 42 है। अगर 42 अगर 3 से पूर्णतः भाग चला जाएगा तो यह 3 के नियम का पालन करेगा। 3 एकम 3, कितना बचा 1, 3 चौके 12, मतलब 14 बार में इस संख्या के अंकों का योग 3 से भाग चला जा रहा है। मतलब यह संख्या 2 के नियम का भी पालन कर रहा है और 3 के नियम का भी पालन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों के नियम का पालन कर रहा है। वही बोलता है 6 का नियम, ठीक है। अगला है 8 का नियम। अब 8 का नियम ये बोलता है कि जैसे हम लोग 4 के नियम में देखते थे कि 4 के नियम में किसी भी संख्या का इकाई और दहाई अंक 4 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। उसी प्रकार 8 के नियम में ये बोलता है कि लास्ट की 3 संख्या, इकाई दहाई और सैकड़ा, 3 संख्या को लेना है। अगर वो 3 संख्या 8 से पूर्णतः भाग चला जाए, इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों अगर 8 से भाग चला जाए तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः भाग चला जाएगा। वही लिखा है, दी गई संख्या 8 से विभक्त हो तभी होगी यदि सैकड़ा, दहाई तथा इकाई अंक से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। अब ये कुछ जैसे एग्जांपल में दिया है कि ये दी गई संख्या 8 से विभक्त है कि नहीं उसको चेक करेंगे, ठीक है। अब इसमें लास्ट की 3 संख्या लेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो इसमें वह संख्या क्या मर रही है, 4 6 और 4, 4 6 4 अगर 8 से पूर्णतः विभक्त हो गया तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या भी पूर्णतः 8 से विभक्त होगी, ठीक है। 8 से भाग देके देखते हैं हम लोग। 8 से 8 पंचे 40, 5 बार में 8 पंचे 40, कितना बचा 6, तो 6 और 4 कितना बच गया है 64, तो 8 8 64, ठीक है। मतलब ये संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो दिया है एग्जाम्पल पहला का, कि ये संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। सैकड़ा, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 4 6 4 है, जो कि 8 से पूर्णतः विभक्त है। अतः दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, अब बोलता है 9 का नियम। 9 का नियम क्या बोलता है, जैसे हम लोग 3 के नियम में पढ़े हैं कि अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाना चाहिए, उसी प्रकार 9 के नियम ये बोलता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से पूर्णतः विभक्त है तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभक्त हो गई, ठीक है। वही लिखा है, दी गई संख्या 9 से विभक्त तभी होगी यदि इसके अंकों का योग, मतलब किसी भी संख्या दिया रहेगा उसके अंकों का योग अगर पूरी तरीके से उसको जोड़ेंगे तो जो आएगा उसको 9 से भाग देंगे तो 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या भी पूरी संख्या 9 से पूर्णतः भाग चला जाएगा। जैसे एग्जांपल में दिया है कि ये संख्या, इसके अंकों का योग पहले देख लेते हैं हम लोग, कितना आ रहा है 9 और 1 10, ठीक है। 10 5 15, 15 और 8 15 5 20 3 23 और 23 और 7 30, 30 और 6 36 से ठीक है। कितना आया अंकों का योग 36। अब 36 को 9 से भाग देंगे, ठीक है। 36 को अगर 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, कितना बार में जाएगा, 9 चौक 36। कोई शेष बच रहा है, नहीं बच रहा है ना। तो यहां पे अगर 9 से 36 को भाग दे रहे हैं तो शेष नहीं बच रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। वही लिखा है 9 से विभक्त होगी क्योंकि इनके अंकों का योग 36 है जो 9 से पूर्णतः विभक्त है, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, 9 9 18, ठीक है। और 18 और 4 22, 22 और 6 22 और 6 कितना होता है जी 28, ठीक है। 28 और 8 28 और 2 30 36, ठीक है। 36 और
36 और 7 43, ठीक है। अब 43 को 9 से भाग करके देखते हैं, ठीक है। कहाँ? ये है 43। 43 को हम लोग 9 से भाग करके देखते हैं। 9 9 पंचे 45, 9 9 पंचे 45, 9 चौक 36, मतलब 4 से 9 चौक 36 ज्यादा हो रहा है और 45 से कम आ रहा है, मतलब इसमें शेष बचेगा। 9 चौक 4 बार में जाएगा तो 36 और 4 40 3 7, 7 इसका शेष बच रहा है, मतलब इसके अंकों का योग क्या हो रहा है, 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त नहीं है, तो पूरी संख्या भी 9 से भाग नहीं जाएगी। वही लिखा है कि 9 से विभक्त नहीं होगी क्योंकि इनके अंकों का योग कितना है, 43 है, जो 9 से पूर्णतः विभक्त नहीं है, ठीक है। अब अगला है 11 का नियम। 11 का नियम ये बोलता है कि किसी भी संख्या अगर पूछा जाएगा कि ये संख्या 11 से विभक्त है कि नहीं करके, तो उसके इकाई सम स्थानों के अंकों का योग, जैसे सम स्थान जैसे 2 4 6, ये सम स्थानों के अंकों का योग, और विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थान जैसे 1 3 5, विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। अगर दोनों का डिफरेंस लेंगे, जैसे एक में आ गया 11 और एक में आ गया 12, तो दोनों का अंतर कितना आ गया 1, तो वह संख्या 11 से भाग नहीं जाएगी। लेकिन एक में आ गया जैसे 11 और दूसरे में भी आ गया 11, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 0, तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। वही लिखा है कि 11 का नियम, दी गई संख्या 11 से विभक्त तभी होगी यदि इकाई अंकों से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो सम स्थान क्या है, ये है सम 5, ये 1, ये 3, ठीक है। इसके अंकों का योग ले लेते हैं, जैसे ये 5 है, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 और 3 9, ठीक है। सम स्थानों के अंकों का योग कितना आया 9। अब विषम स्थानों के अंकों का योग देखते हैं, ये हो गया 2, ठीक है, 2 और ये 0, 2 ही आएगा, और 6 6 2 8, 8 और 1 9, ठीक है। सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग दोनों 9 9 आया, लेकिन उसका डिफरेंस कितना आया है 0, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या भी 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, ठीक है। सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, जैसे लिखा है 5 1 3, और विषम स्थानों का 2 0 1 6, तो अंतर 0 आ रहा है, ठीक है। अतः दी गई संख्या 11 से विभक्त होगी। वही इसमें भी लिखा है दूसरा एग्जाम्पल और तीसरे एग्जाम्पल में, ठीक है। तो हम लोग जो नियम पढ़े हैं उसको देखते हैं, एक बार रिकॉल करेंगे। तो कौन कौन सा नियम पढ़े हैं, एक है 2 का नियम, ठीक है, 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 9 का नियम और 11 का नियम, ठीक है। तो दो का नियम तो वही है कि इकाई अंकों के स्थानों का इकाई अंक के स्थान में क्या आना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, 6 या 8। अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में स्थान में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वह 2 से पूर्णतः विभक्त होगा, ठीक है। और ये 3 का नियम और 9 का नियम, इसको एक साथ याद रखना, ठीक है। 3 के नियम और 2 का नियम 9 का नियम क्या बोलता है कि उसके अंकों का योग, 3 के नियम अगर पूछेगा तो 3 से भाग जाना चाहिए, और 9 से पूछेगा कि कोई भी संख्या 9 से विभक्त है कि नहीं करके, तो उसके अंकों का योग 9 से भाग चला जाना चाहिए, ठीक है। 3 और 9 को एक साथ याद रखना, ठीक है। और 4 का नियम और 8 का नियम एक साथ याद रखना। 4 के नियम में क्या है, उसके इकाई और दाही अंक को लेना है, उसको 4 से भाग करके देखना है, और 8 के नियम में उसके इकाई दहाई और सैकड़ा 3 स्थान को लेके चलना है, और उसको भाग दे करके देखना है कि वह 8 से भाग जा रहा है कि नहीं करके। और 11 के नियम में सम और विषम स्थान, कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये 11 का नियम हो गया है हम लोग का। अब अगला देखते हैं।
ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिसको हमें याद रखना है, जैसे मतलब एक अगर पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, या पूछेंगे कि एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है, ऐसा करके अगर एग्जांपल में आए तो ये सब चीज को याद रखना है। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, मतलब एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य में आती है ना ही अभाज्य में आती है, वो किसी में नहीं आती, ठीक है। तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। और अगर आप लोग से पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो वह है दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, दो तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, साथ ही साथ सम अभाज्य संख्या है, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछे तो वह है 3 है, ठीक है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछेगा तो एक ना तो भाज्य है ना ही तो अभाज्य है, मतलब वो तो ना भाज्य में आता है ना ही अभाज्य में आता है, एक। और 2 है जो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। और 3 सबसे छोटी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, ठीक है। अब कुछ चीज को याद रखना, जैसे 1 से 10 तक के कितनी अभाज्य संख्या है, ऐसा अगर एग्जाम में पूछे कि 1 से 10 तक कितनी है, 10 से 25 तक कितनी है, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, तो ये सब इसको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। 1 से 10 तक के 10 से 25 और 25 से 50, 50 से 75 और लास्ट 100 तक, ठीक है। एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ये है, इसमें देखो आप लोग, अगर आपसे पूछेगा कि 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, 1 से 10 तक, 10 से 25 तक, 25 से 50 तक, 50 से 75 और 75 से 100, ठीक है। तो इसको याद रखना है, 1 से 10 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 4। और 10 से 25 तक का 5, ठीक है। और 25 से 50 तक का 6, और 50 से 75 तक का 6, और 75 से 100 तक का 4, ठीक है। 1 से 10, 10 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100, ठीक है। तो शुरू में 4 है, 1 से 10 तक का 4 है, और लास्ट में 75 से 100 तक का 4 है, ठीक है। 1 से 10 तक 4 और 75 से 100 तक 4, मतलब शुरू का 4 और लास्ट का 4, ठीक है। और 10 से 25 है, 10 से 25 के बीच में कितनी है? 5 है। और 25 से 50 बोले या 50 से 75 बोले, ठीक है, उसके बीच में कितनी है? 6 है। 1 से 10 तक 4, 10 से 25 5, ठीक है, 10 से 25 5, 50 से 75 6, सॉरी 25 से 50 6, और 50 से 75 6, और 75 से 100 तक का कितना है? 4 है। शुरू और लास्ट का 4, और उसके बाद 10 से 25 तक का 5, उसके बाद 6, ठीक है। इसको याद रखना है, इसी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है। वही लिखा है, जैसे 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। 1 से 10 तक जो बताया था, 1 से 10 तक 4 है। और 1 से 25 तक, 1 से 10 तक कितना बताया था? 4। और 10 से 25 तक का, 10 से 25 कितना बताया था? 5। तो 4 और 5 कितना हो गया? 9। अगर बोलेगा कि 1 से 25 तक, हम लोग पढ़े 1 से 10, 10 से 25, तो 1 से 10 तक है 1 से 10 है 4, और 10 से कितना है? 25, 10 से 25 है 5। और पूछेगा एग्जाम में कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या 9 है, तो दोनों को जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा? 9। और 1 से 50 तक, 1 से 25, 1 से 10 4, ठीक है। और 10 से 25 5, और 25 से 50 कितना है? 6 है, ठीक है। तो 1 से 50 तक अगर पूछेगा कि अभाज्य संख्या, तो कितना आ गया? 4। 1 से 10 तक 4, ठीक है। 10 से 25 तक कितना? 5, ठीक है। और 25 से 50 तक का कितना है? 6 है, ठीक है। तो कितना हो गया? 4 5 9, 9 6 15, ठीक है। तो 1 से 50 तक कितनी होगी? ये अभाज्य संख्या है 15। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या, तो हम लोग पढ़े थे 1 से 10 4, 10 से 25 5,
25 से 50 6, और 50 से 75 6, 75 से 100 कितना पड़े है 4। अब जोड़ दो, 4 और 5 9, 9 और 9 6 15, 15 और 6 4 10, कितना हो गया 25। ठीक है, तो कुल 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी हो गई है 100। अब 10 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ये है 10 से 25 वाला। ठीक है, तो कितनी हो गई 5। 10 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ये 10 है और 50, ये यहां से ये 4 कितना है 1 से 10 तक। ठीक है, 1 से 10 तक 4 है, उसके बाद 10 से 25, 25 से 50, तो क्या पूछा है 10 से 50 तक, 10 से 50 यहां तक, तो 5 और 6 11, कितना हो गया 11। 10 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी हो गई 11। 10 से 100 तक ये यहां तक का हटा दो, फिर बाकी को जोड़ दो। ठीक है, तो 5 6 11, 11 6 17, 17 और 17 7 21। ठीक है, तो 10 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 21। 25 से आगे देखते हैं, 25 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या 6, जो पढ़े हैं कि 1 से 10, 10 से 25, 25 से 50, तो 25 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी 6। 50 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या 10। ठीक है, 50 से 75 क्या पढ़े थे 6, और 75 से 100 4, तो कितना हो जाएगा 50 से 100 तक 10 संख्या हो जाएगी। एक अंक की कुल संख्या कितनी है, तो एक अंक अगर पूछेगा कि कुल संख्या कितनी है, तो जैसे 1 से लेके जाएंगे तो 10 तो 2 अंक का हो जाएगा, जैसे 0 इकाई और 1 दहाई 2 अंक की हो गई 10। उसी प्रकार अगर पूछेगा कि 1 से 9 तक की कुल संख्या है, तो 1 से 9 तक जाना पड़ेगा, तो कितनी संख्या है 9। और 2 अंकों की पूछेंगे तो 1 से 9 तक का कितना हो गया 1, मतलब एक अंक की संख्या। ठीक है, जो जिसकी संख्या है 9, वही ना अभी जो देखे हैं, एक अंक की कुल संख्या कितनी हो गई 9। और अगर पूछेगा कि 2 अंकों की कुल संख्या, तो 1 से 9 तक का एक अंक की होगी, फिर 10 से स्टार्ट होगा, जो कि जाएगा जैसे 100 का लेंगे तो 100 हो गया इकाई दहाई और सैकड़ा, जैसे ये 100 हो गया तो 100 इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब 3 अंक का हो गया है। तो हम लोग इसके ऊपर क्या है इसके पहले 99, जो है इकाई दहाई, मतलब 2 अंक की संख्या, तो हम लोग जाएंगे 10 से लेके 99 तक, तो ऐसी कितनी संख्या हो जाएगी 90। ठीक है, 2 अंकों वाली अंकों की कुल संख्या कितनी है 90। हम नेक्स्ट देखते हैं, संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। ये ऐसा टॉपिक है जो संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का, कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन या तो प्री में आएगा ही या तो मेंस में आएगा, कि इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही है आपके किसी भी एग्जाम में। व्यापम में भी ले लो तो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही, जैसे हाथ मिलाने का या गिफ्ट देने का। तो उसका हम लोग यहाँ पे फार्मूला देख लेते हैं कि संख्याओं के योगफल का फार्मूला क्या होता है। अगर किसी भी संख्या या सम संख्या बोलेगा, विषम संख्या स्क्वायर में बोलेगा या घन में बोलेगा, तो उसका फार्मूला कौन सा लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल। ठीक है, जैसे 1 से लेके चलेंगे 2 3 4, तो यह बोलेगा डॉट 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 20। ठीक है, मतलब 20 हो गया 21 हो गया, जो भी बोले। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है n प्लस 1/2, जैसे n प्लस 1 और बट्टे में क्या जाएगा 2। ठीक है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल n धन 1/2, और प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल। अब पूछेगा कि प्रथम n सम प्राकृत संख्या, n तक की विषम संख्या, विषम प्राकृत संख्या, n विषम तक की प्राकृत संख्या, वही है कि n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है n प्लस 1। ठीक है, जैसे इनमें लिखते थे n प्लस 1/2 पूरे का बट्टे 2, जैसे n प्राकृत संख्या का योगफल क्या है n प्लस 1/2, लेकिन उसको अगर बोल दिया जाए कि n सम प्राकृत संख्या का योगफल, वहां पे सम डाल दिया जाए, तो जो बट्टे में ये लिखते हैं ना उसको हटा देंगे, वही है n प्लस 1। ठीक है, और n तक की सम प्राकृत संख्या का योग, यहाँ पे क्या है n सम। ठीक है, और यहाँ n तक की, ये तक को ध्यान में रखना है ना कि इसमें तक लिखा है कि नहीं। जैसे 20 प्राकृत संख्या अगर बोलेगा, 20 सम प्राकृत संख्या, ठीक है, तो हम लोग जाएंगे 40 तक चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 के बाद 4 6 8 ऐसा करके जाएगा ना, तो 20 सम प्राकृत संख्या अगर बोलेगा तो 40 तक चला जाएगा, लेकिन 20 तक मतलब 20 से आगे नहीं बढ़ना है, वही बोला है। तो ये 2 4 6 8 डॉट 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 करके 20 तक ही जाएगा, लेकिन इसमें क्या है 20 सम अगर बोल दिया तो वह 40 तक जाएगा, लेकिन 20 तक बोल दिया
तो वह 20 मतलब बीसी तक जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि उसमें तक लिखा है कि नहीं। अगर लिखा है कि प्रथम n तक की सम प्राकृत संख्या का योगफल, तो ये इसमें 40 तक जाएगा, इसमें 20 तक जाएगा, मतलब उसका हाफ है। तो जो n, जैसे n सम प्राकृत संख्या का योगफल क्या था, n प्लस 1, तो उसमें सभी में क्या जोड़ देना है, आधा कर देना है। जैसे इसमें 20 सम प्राकृत संख्या, ठीक है, तो इसमें n सम जैसे लिखा है तो उसमें 20 सम लिखा है, मतलब 40 तक जाएंगे, और 20 तक जहां तक आ गया उसमें 20 हो जाता है, मतलब उसका आधा हो जाता है। तो उसी तरीके से फॉर्मूला याद रखना है कि n सम प्राकृत संख्या का योगफल क्या है, n प्लस 1, और n तक बोलेगा तो उसमें क्या क्या लगा देना है, सभी में बट्टे 2। ठीक है, सिर्फ n में रहेगा ना, ये पूरे में नहीं लगा देना है ऐसा। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, n बाई टू प्लस 1। ठीक है, जहां जिसमें तक आ गया। ठीक है, और n विषम, जैसे इसमें हम लोग सम पढ़ रहे थे, और उसी प्रकार उसमें प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का योगफल अगर पूछेगा, और n तक का विषम प्राकृत संख्या का योगफल अगर पूछेगा, तो क्या होता है, n स्क्वायर, सिर्फ n स्क्वायर। ठीक है, और n तक विषम प्राकृत संख्या का योगफल, n तक विषम प्राकृत संख्या का योगफल क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। n प्लस 1 बट्टे में क्या लिखना है, 2, और पूरे का कर देना है स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो n प्लस 1 बट्टे 2 का होल स्क्वायर। प्रथम n तक, इसमें भी तक लिखा है। ठीक है, इसमें भी तक लिखा है, तो जो तक लिखा है, और ये प्राकृत संख्या कि प्राकृत संख्या बोला है कि पूर्ण संख्या बोला है, इसको ध्यान से पढ़ना है ना क्वेश्चन में। कहीं अगर वहां पे पूर्ण संख्या बोलेगा, जैसे प्रथम 4 पूर्ण संख्या, प्रथम 4 पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण है, मतलब वो 0 से स्टार्ट होगा, और जहां प्राकृत बोलेगा मतलब वो 1 से स्टार्ट होगा। जैसे पहले ही डेफिनेशन में बता चुका हूं कि प्राकृत संख्या क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है, तो इसको भी ध्यान देना रहता है कि वह प्राकृत संख्या बोल रहा है कि पूर्ण संख्या बोल रहा है, और n तक लिखा है कि नहीं लिखा है, ये सब चीज क्वेश्चन में ध्यान देना रहता है। ठीक है, आगे हम लोग सीखेंगे, साथ में पढ़ेंगे कि ये n तक बोला है कि क्या है, कैसा करना है। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो सब बन जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल, प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल और घनों का योगफल। ठीक है, तो घन वर्गों में क्या करना है, वर्ग का फॉर्मूला है, उसको कंटिन्यू लेके जाना है। जैसे n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, अगर वर्ग बोलेगा तो इसका फॉर्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1, और पूरे का बट्टे 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर बोलेगा कि प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टे 6, और वही घनों का योगफल, तो घनों का योगफल में क्या करना है, प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल क्या था, n प्लस 1 बट्टे 2, तो n प्लस 1 बट्टे 2 का पूरे का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा घन का फार्मूला। प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योगफल, मतलब जो हम लोग n प्राकृत संख्या का योगफल पढ़े ना कि n प्लस 1 बट्टे 2। ठीक है, ये क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल। ठीक है, अगर वहीं पे बोल देगा कि प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योगफल, तो इसको जो आंसर आएगा इससे उसका स्क्वायर कर देना है, 2 बार गुणा कर देना है। ठीक है, वो हो जाएगा इसके घनों का योगफल। अगला देखते हैं, अब टाइप 1 से चालू करेंगे, अगला सीधा क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, स्थानीय मान क्या होता है, जैसे किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछेगा तो वह संख्या जिस स्थान पे है उसके पीछे जितनी भी संख्या है उसके स्थान में क्या लगा देना है, 0। जैसे कोई भी संख्या अगर सैकड़े के स्थान में है, ठीक है, सैकड़े के स्थान में है, अगर वो पूछेगा वह संख्या का स्थानीय मान बताइए करके, तो उसके पीछे में दहाई और इकाई की जगह में क्या लगा देना है, शून्य लगा देना है। ठीक है, और जाति मान वह होता है कि जो संख्या, जैसे किसी की जाति होती है तो सिर्फ वही संख्या होता है ना, किसी की जाति जैसे 7 बोलेंगे, 8 बोलेंगे तो सिर्फ उसी को लिख देंगे, 7 लिखो 8 लिखो, तो वह उसकी जाति बताती है ना, तो वह है उसकी जाति। ठीक है, तो स्थानीय मान में जो संख्या रहेगा उसके पीछे जितनी भी संख्या है उसके जगह में क्या लगा देना है, 0। और अगर वह दशमलव के स्थान में है, मतलब दशमलव के रूप में है, ठीक है, कोई भी संख्या अगर पूछेगा वह दशमलव के रूप में है, जैसे इसमें लिखा है 0.4532 362, अगर इसमें
5 का स्थानीय मान पूछेगा तो इसके पहले जो संख्या है उसके स्थान में 0 लगा देना है, ठीक है। अगर 6 का पूछेगा, 6 का स्थानीय मान क्या है, तो 6 के पहले क्या है, 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 और ये 6 लगा दिए, उसके पहले ये दशमलव, ठीक है। ये हो गया 6 का स्थानीय मान। अगर 2 का स्थानीय मान यहाँ पे पूछेगा तो 2 को लिख देंगे, उसके पहले कितनी संख्या है, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 और उसके पहले क्या है, दशमलव है, ठीक है। तो ये हो गया 2 का स्थानीय मान, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया जी? स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान मतलब जिस स्थान में वह संख्या है उसके पीछे जितनी संख्या है उसमें 0 लगा देना है, ठीक है। और वह अगर कोई संख्या दशमलव के रूप में है और किसी संख्या का वो पूछेगा कि स्थानीय मान क्या है करके, तो उसके दशमलव और उस संख्या के बीच में जितनी भी संख्या है उसके स्थान में 0 लगाना है। वही है अगर एग्जाम में आया कि स्थानीय मान और जातीय मान करके, तो इस टाइप से बनाना है। इसमें लिखा है कि संख्या इतने में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। तो पहले तो 7 का स्थानीय मान निकाल लेंगे। 7 का स्थानीय मान क्या है, जो संख्या लिखा है उसको लिख देना है 7, ठीक है। और उसके पीछे में जितनी भी संख्या है, 1 2 3 संख्या है तो क्या लगा देंगे, 3 0 लगा देंगे। ये हो गया इसका स्थानीय मान। और जातीय मान में बताया था कि जिस संख्या का जातीय मान पूछे वह संख्या ही उसका जातीय मान होगा। जैसे अगर 7 का पूछेगा तो 7 है, 6 का पूछेगा तो 6 है, 2 का पूछेगा तो 2 है, ठीक है। तो इसका जातीय मान क्या निकल के आ जाएगा, 7, ठीक है। तो ये हो गया 7। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे आगे कि उसमें क्या पूछा है, अंतर पूछा है, ठीक है। तो इसको घटा देंगे, 7000 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहां से 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। ये हो गया 9, ये हो गया 9 और ये 7 का हो जाएगा 6। इससे हासिल लेगा घटाने के लिए इसमें 0 है और 7 से तो घटेगा नहीं, तो 7 से इस 7 से हासिल लेगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। और 9 के इसके आगे तो कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो 0 में 9 में 0 घटाएंगे तो 9, 9 में 0 घटाएंगे तो 9 और 6 में 0 घटाएंगे तो 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6993, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखना कि इसमें संख्या, इसमें 4 के स्थानीय मान व जातीय मान में क्या अंतर है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है। इसको आप लोग बनाना और इसका सॉल्यूशन मैं कल देखूंगा। आप लोग कमेंट करना कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। कल इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा और आप लोगों का कमेंट भी पढ़ूंगा मैं। अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। संख्या में 3 के स्थानीय मान है, मतलब 3 का स्थानीय मान क्या है, ठीक है। तो बताया था किसी भी अगर संख्या दशमलव में है और उसका स्थानीय मान या जातीय मान पूछे तो जातीय मान तो सिर्फ वही संख्या होगी, लेकिन अगर स्थानीय मान पूछे तो वह संख्या के पहले जितनी संख्या है, अगर संख्या दशमलव में नहीं है तो उसके पीछे जितनी संख्या है उसको 0 करना है। लेकिन संख्या अगर दशमलव में है तो उसके सामने में जितनी संख्या है उसको 0 करके लिख देना है, ठीक है। इसमें 3 का स्थानीय मान पूछा है तो ये हो गया 3, ठीक है। 3 के पहले कितनी संख्या है, 1 2, ठीक है। उसके बाद दशमलव है तो ये 0.3 के पहले कितनी संख्या है, 2, 1 2, ठीक है। ये 3 है, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका स्थानीय मान। अगर ऑप्शन में इस रूप में अगर ऑप्शन नहीं है तो इसको लिख सकते हैं कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है, जैसे ये 3 तो लिख दिए, ठीक है। अगर उसको अपॉन के रूप में लिखना है, जैसे 1/3/100 आएगा, 3/1000 आएगा, 3/10 आएगा, कितना आएगा, ठीक है। तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है उतना 0 लगा देना है, 1 लिख के, 1 2 3, ठीक है। मतलब किसी भी दशमलव संख्या को अगर भिन्न रूप में बदलना है, ठीक है, तो जो संख्या जैसे इसमें यहां पे अगर 1 रहता, ठीक है, जैसे 0.001, ठीक है, तो 1 यहां पे लिख देते, जो भी संख्या है उसको लिख देंगे, ठीक है। लेकिन दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, ठीक है। तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है उसको अपॉन में लिख के उतना 0 लगा देना है। ये हो गया उसका भिन्न रूप। किसी भी संख्या को भिन्न रूप में अगर बदलना है, जैसे है 0.59, ठीक है, 0.59। अगर बोलेगा कि इसको भिन्न रूप में बदलो करके, 5 और 9 को तो लिख ही देंगे, ठीक है। उसके बाद दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या 2 संख्या, तो उतना हम लोग 1 लिख के 0 लगा देंगे। ये है उसका भिन्न रूप, ठीक है। वही करना है कि संख्या में 3 के स्थानीय मान क्या है। तो 3 के स्थानीय मान क्या आया था, 0.003,
या तो अगर उसको भिन्न में लिखना है तो 3/1000। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इस संख्या इसमें 5 के स्थानीय मान क्या है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है। देखते हैं इसको कि 5 के स्थानीय मान, तो 5 कहां पे है, ये रहा 5। ठीक है, तो दशमलव और 5 के बीच में कितनी संख्या है, तो ये 5 तो हम लोग लिख दिए। ठीक है, और उसके पहले कितनी संख्या है, 1 2 3। दशमलव तक जाते तक देखना है ना। अगर सामने में और जीरो रहता दशमलव के, जैसे 0.000, उसके बाद 4 2 5 3 1, और 5 का स्थानीय मान अगर पूछता तो ये 5 को लिख देते, और उसके पहले कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे दशमलव लगा देते। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, उतना जीरो नहीं है, एक ही जीरो है। तो 5 के पहले कितनी संख्या है, 1 2 3। ठीक है, दशमलव तक कितनी संख्या है, 1 2 3, तो ये लिख दिए 5। उसके पहले कितनी संख्या है, 1 2 3, उसके बाद दशमलव, ये आ गया आपका 5 का स्थानीय मान। अगर इसको भिन्न में बदलना है तो ये 5 लिख दिए। ठीक है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो उसके बट्टे में 1 लिख के उतना ही जीरो लगा देना है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो ये हो गया उसका स्थानीय मान और जातीय मान। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 2, किसी भी संख्या का गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना। अगर पूछेगा कि ये संख्या दिया है, उसमें आपको पूछेगा एग्जाम में कि इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो ये भी 3 संख्या में है, ये भी 3 संख्या में, ये भी 3 संख्या और ये। ठीक है, मतलब इतना लंबी संख्या है कि अगर उसको गुणा करेंगे तो कम से कम 15-20 मिनट तो वहीं लग जाएगा एग्जाम हॉल में। तो ऐसे ही हम लोग पीछे हो जाएंगे 15-20 मिनट। एक तो अभी व्यापम में ये है कि 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का टाइम है, तो इसको अगर करते रहे तो फिर तो वही टाइम निकल जाएगा। तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक पूछेगा कि गुणनफल में इकाई अंक कितना आएगा करके, तो क्या करना है, उसके इकाई अंक को, जैसे इसमें 4 है, 8 है, 6 7 है, 3 है, इसको गुणा कर देना है, और जो लास्ट में इकाई अंक आएगा उसको गुणा करने के बाद जो इकाई अंक आएगा वह संख्या ही इन सभी का इकाई अंक होगा गुणा करने के बाद। ठीक है, जैसे इसमें है 4 है, 8 है, 7 है और 3 है। ठीक है, 4 8 7 3 सभी संख्या का इकाई अंक ले लिए हैं। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे, 8 चौक 32, तो इस 32 से 7 को पूरा गुणा नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ इसके इकाई अंक को ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ इकाई अंक जानना है। तो किसी भी संख्या के दो संख्या को गुणा किए तो कितना आया, ये 32 आ गया। तो इसमें पूरा 32 को नहीं लेना है, उसके सिर्फ इकाई अंक को लेना है। तो यहाँ पे हम लोग 2 निकाल लिए। ठीक है, अब 2 से 7 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, 14 आया, तो इसमें पूरे 14 को नहीं लेना है, सिर्फ 4 को लेना है। ठीक है, अब 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 12। 12 में इकाई अंक क्या है, 2। ठीक है, तो इस संख्या का इकाई अंक क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है ना, इतना लंबा चौड़ा दिखने वाला क्वेश्चन अगर सही तरीका से पढ़ोगे तो आसानी से बन जाता है। अगर ये इसमें दिया है कि 3 अंकों की संख्या है, इतना लंबा चौड़ा है, तो इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है तो बहुत टाइम लगेगा। सिर्फ उसके इकाई अंक को गुणा करते जाओ। ठीक है, और वह भी इकाई अंक में अगर 2 संख्या को गुणा किए तो वह 2 संख्या का हो गया कि इकाई अंक दहाई अंक, तो उसके दहाई अंक को छोड़ देना है, सिर्फ इकाई अंक को लेना है। जैसे इसमें 8 चौक 32 को, तो 3 को छोड़ दिए, सिर्फ 2 को ले लिए। ठीक है, फिर अगले से गुणा करने के लिए 2 को लिए, 2 से 7 को गुणा किए 14, तो फिर ये 2 अंक आ गया। तो 2 अंक से गुणा करने के बजाय हम सिर्फ उसके इकाई अंक को लेना है। 4 में से 3 का गुणा किए तो कितना हो गया, 12, तो 12 में 2 ले लिए। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, 3 7 8 1 3 6 2 5 9 और 2 1 2 ये संख्या दिया है और पूछा है कि इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या लेना है, सभी संख्या का इकाई अंक ले लेना है। ये 8 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 2 हो गया। ये 8 हो गया, 6 9 और 2। ठीक है, ये संख्या है। अब इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, तो इस सबको गुणा करते जाना है। 8 छका 48, 8 पंचे 40, 8 छका 48, कितना हो गया, 48। तो इसके 4 को छोड़ देना है, सिर्फ 8 को लेना है। ठीक है, तो 9 का 8 से गुणा करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 8 72, कितना आ जाएगा
72, 9 अट्ठे 72, 9 81, 9 दाम 90, तो 9 अट्ठे 72। तो 72 में 7 को छोड़ देना है और सिर्फ 2 को लेना है, ठीक है। अब 2 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो इसका इकाई अंक कितना गया 4, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम टाइम 30 सेकेंड लगना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। ये हो गया 8, 8 छक्का 48, 48 में कितना गया 4 को छोड़ देंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 निया 72, 72 में 7 को छोड़ देंगे 2 को ले लेंगे, ठीक है। अब 2 से 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4। मैक्सिमम 10 सेकेंड, या अगर आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो तो 30 सेकेंड लगना चाहिए मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 4, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग बनाना और कमेंट करना। कल इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, अगर नहीं बनेगा तो, और आप लोगों के कमेंट को भी देखूंगा। तो अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टाइप घात के रूप में, ठीक है। इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ नियम देख लेना कि घात वाले में क्या होता है। अगर क्वेश्चन घात के रूप में रहेगा, जैसे हम लोग अभी सॉल्व कर रहे थे कि गुणा के रूप में है तो उसमें इकाई अंक ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी संख्या दे दिया उसके ऊपर में घात है, जैसे ये संख्या दे दिया है, ठीक है, उसके ऊपर में ये घात है, उसमें पूछेगा कि आपका इकाई अंक क्या है, तो उसके लिए कुछ नियम है, उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर किसी भी संख्या का, जो संख्या अभी हम लोग देखे थे, क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि 2, 4, 3, 1, अगर उसका घात दे दिया, जैसे 5, 3, 2, 4 कुछ भी, ठीक है, 5, 3, 2, 4 कुछ भी अगर दे दिया है तो हम लोग इसका इकाई अंक पूछेगा, तो इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इससे गुणा तो करते नहीं रहेंगे, तो उसके लिए कुछ रूल है, उसको हम लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वही है कि पहला रूल है इसका कि अगर कोई भी संख्या 0, 1, 0, 1, 5 और 6, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है और उसका घात कुछ भी हो, जैसे किसी अभी एग्जांपल दिया था उसमें इकाई अंक 1 था और उसका घात कुछ भी हो, तो उसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा, वह संख्या वही रहेगी। मतलब जैसे किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है, उसका घात है जैसे 525, ठीक है, तो इसका इकाई अंक अगर 0 है तो उस संख्या का, पूरी संख्या का भी इकाई अंक वही संख्या रहेगी जो उसके इकाई अंक में है, ठीक है। 0, 1, 5, 6, तो उसका इकाई अंक नो चेंज हो जाए, मतलब चेंज नहीं होगा, ठीक है। चेंज उसकी मतलब उसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा अगर उसका उस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है, ठीक है। लेकिन अगर वह संख्या अगर 4 है, इकाई अंक 4 है, ठीक है, 4 और 9 को एक साथ याद रखना, ठीक है। 4 और 9 इसमें चलता है सम और विषम, ठीक है। अगर घात सम है तो घात विषम है, तो किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 4 है या 9 है, ठीक है, तो ये देखना है कि उसका इकाई अंक मतलब उसका घात सम है या विषम। अगर सम है, ठीक है, जैसे किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 है और उसका घात सम है, तो क्या लेना है, सम है तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अगर संख्या सम है तो इकाई अंक 4 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसका इकाई अंक अगर सम है तो उसका मतलब इकाई अंक 4 है और उसका घात सम है, ठीक है। इकाई अंक 4 है और उसका घात सम है, तो वह हो जाएगा उसकी मतलब उसका इकाई अंक आ जाएगा 6, ठीक है। और उसका घात विषम है, ठीक है। अगर उसका घात विषम है, ठीक है, तो वो हो जाएगा 4, उसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 4। उसी प्रकार 9 में है सम और विषम। मैं बताऊंगा कि ये सम और विषम में ऐसा क्यों होता है कि उसका इकाई अंक अगर मतलब उसका घात अगर सम है तो 6 कैसे होगा और उसका घात अगर विषम है तो 4 कैसे होगा, ठीक है। उसी प्रकार 9 में अगर उसका मतलब उसका घात अगर सम है तो हो जाएगा 1, ठीक है, मतलब उसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 1। और अगर वो उसका घात विषम है, अगर उसका घात विषम है तो वह आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये होता है सम और विषम का। जैसे 4 को मतलब 4 को 2 बार गुणा करेंगे, मतलब 4 इंटू 4, ठीक है, मतलब 2 बार गुणा कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2। 2 क्या है, सम संख्या है। और अगर 4 को 3 बार गुणा कर रहे हैं, 4 गुणा 4 गुणा 4, मतलब 4 की पावर कितनी हो गई 3, ये क्या है, विषम है, ठीक है। तो 4 को अगर 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, ठीक है। तो इसकी इकाई अंक क्या है 6 है। और 4 को अगर 3 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16 चौक 64, ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या है 3 है।
उसी तरीके से आगे रिपीट होता है कि अगर सम है तो इकाई अंक क्या आया 4, और विषम है तो इकाई अंक क्या आया, सम है तो इकाई अंक आया 6 और विषम है तो इकाई अंक आया 4। ठीक है, तो वही है 9 के नियम में भी कि अगर 9 को 2 बार गुणा करेंगे, दो बार गुणा मतलब सम। ठीक है, मतलब उस 9 का पावर कितना हो गया 2, तो 9 निया 81, लास्ट में कितना आया 1। और अगर 9 को 3 बार गुणा करेंगे, 9 निया 81 और 9, ये आ जाएगा 81, और इसको 9 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 और 9 अट्ठे 72, 729। ठीक है, मतलब अगर 9 को 3 बार गुणा करेंगे तो लास्ट में इकाई अंक क्या आ रहा है 9। ठीक है, विषम में इकाई अंक 9 और सम में इकाई अंक 1। उसी प्रकार 4 में, विषम में इकाई अंक 4 और सम में 6। ठीक है, ये है 0, 1, 5 और 6 और 4 और 9 का। ठीक है, अब आगे देखेंगे 3 और 7 और 2 और 8। ठीक है, 3, 7, 2 और 8। ये है 3 और 7 और 2 और 8। ठीक है, इसमें क्या करना है कि अगर किसी भी संख्या है, ठीक है, उसका अगर इकाई अंक 3 है या 7 है, उसका इकाई अंक 3 है और 2 है या 8 है, उसका घात जो भी है, ठीक है, तो इकाई अंक अगर 3 है और 7 है और पूछेगा कि घात उसका जो भी है, कि उसका घात है जैसे 625 है, 600 है, जो भी है, तो और पूछेगा कि उसका संख्या का जो संख्या अगर दिया है 3, 4, ये 3, ठीक है, और इसका घात दे दिया है 5, 4, 2। ठीक है, ये संख्या दिया है, अगर हमसे पूछेगा कि इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो इसमें सबसे पहले क्या है, संख्या का इकाई अंक देखना है कि ये 3 है कि क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसका इकाई अंक क्या है 3 है। ठीक है, जैसे 3 और 7 और 2 और 8 दोनों में सेम नियम है, सिर्फ कुछ ही चेंज है। तो 3 और 7 में क्या है और 2 और 8 में क्या है, तो इसमें दोनों में इसके घात को, जैसे घात इसमें है तो इसके घात को 4 से भाग देना है। तो 4 का नियम वही है कि लास्ट की 2 संख्या को अगर भाग देंगे तो जो भागफल जाएगा, जो जिससे अगर भाग हो गया, तो वही लास्ट की 2 संख्या को 4 से भाग देना है। ठीक है, तो लास्ट की 4 से उसके घात के लास्ट की 2 संख्या को 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 और ये 0, 2 इसका शेषफल बच रहा है। ठीक है, 2 इसमें क्या है शेषफल बच गया। ठीक है, तो इसको क्या करना है, 3 की घात 2 लिख देना है। ठीक है, 2 शेषफल बचा, तो और इसका इकाई अंक क्या है 3 है, 3 तिया 9। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या आ गया 9। उसी प्रकार अगर यहां पे रहता 7, ठीक है, यही संख्या को 3, 4 और 7, ठीक है, और यहीं पे अगर लिख दे 5, 4, 2। ठीक है, अगर ये है, ये संख्या है और आपको पूछेगा कि इसमें इकाई अंक क्या आएगा करके, तो इसका इकाई अंक क्या है 7 है, तो 3 और 7 वाला नियम लागू होगा। तो 7 में क्या करना है, इसके लास्ट की 2 संख्या को 4 से भाग देना है। ठीक है, तो 4 से अगर भाग देंगे तो 4 दहाम 40 और 2 इसका शेष बच रहा है। 2 क्या बच रहा है शेष, तो 2 अगर शेष बच रहा है तो इसमें ये लास्ट का इकाई अंक को लेंगे 7 और इसका पावर 2 शेष बच रहा है ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 3 बचेगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे 3 रहता, ये 43 रहता तो 3 शेष बचता, लेकिन यहाँ पे 4 रहता तो शेषफल नहीं बचता। तो शेषफल नहीं बचेगा तो क्या करना है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर 2 ना रह के 3 रहता, 5, 4, 3, ठीक, अगर 2 ना रह के 3 रहता और इसको 4 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा 3। ठीक है, तो इसको फिर 3 बार गुणा करना पड़ता हम लोग को, तो 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, और इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, तो 7 7 49, तो 49 में 9 को लेना है। ठीक है, क्योंकि सामने वाले का गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इकाई अंक ही ज्ञात करना है। तो 7 से 9 का गुणा करेंगे तो 9 7 63। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या आया 3, तो इसमें आंसर क्या लेंगे 3। ठीक है, और यहीं पे अगर 2 रहता और ये रहता 5, 4, 2। ठीक है, इसको 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 2 से गुणा करना पड़ता है, 7 के पावर 2, तो 7 का पावर 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 7 49, 9,
तो 49 में इकाई अंक क्या है 9, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाता 9। ठीक है, वही है कि 2 और 3 और 7 और 2 और 8, इसमें क्या करना है, उसके घात को 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के बाद जो अगर शेषफल आया उसको उतनी ही बार उसके इकाई अंक को गुणा करना है। जैसे 2 रहता, अगर उसमें शेषफल 3 बचता तो 2 का 3 बार गुणा करते। 8 है, 8 किसी भी संख्या का इकाई अंक 8 है, तो उसमें अगर शेषफल 3 बचा तो उसको 3 बार गुणा करते, तो जो उसमें इकाई अंक आता वही उसका पूरी संख्या का, क्वेश्चन का इकाई अंक होता। ठीक है, लेकिन अगर इसमें शेषफल 0 आ गया, ठीक है, जैसे एग्जांपल में दे रहा था कि 42 है या 43 है, अगर वह 44 रहता तो शेषफल 0 आ जाता। तो इस कंडीशन में इन दोनों में सिर्फ यही अंतर है कि अगर शेषफल अगर 0 आ गया तो उसका इकाई अंक क्या ले लेना है, 1 ले लेना है। ठीक है, और अगर 2 और 8 वाला क्वेश्चन है तो उसमें अगर शेषफल 0 आ गया तो उसका इकाई अंक क्या ले लेना है, 6 ले लेना है। ठीक है, यही सिर्फ डिफरेंट है कि अगर 3 और 7 वाले में, 2 और 8 वाले में अगर शेषफल 0 बचा तो इसका इकाई अंक 1 लेना है, और इसमें अगर शेषफल 0 बचा तो इसका इकाई अंक 6 लेना है। ठीक है, अब इसमें एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि संख्या 0, 1, 5 या 6, ठीक है, संख्या 0, 1, 5, 6 में अगर घात कुछ भी हो, ठीक है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है और घात कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, और 4 उसके बाद आ गया 4 का नियम और 3 का। ठीक है, 4 का और 3 का देखते हैं। 4 में 4 और 9 का। ठीक है, 4 में क्या है, सम चलता है और विषम, और इसमें भी सम और विषम 9 में। तो 4 में अगर सम है, उसका घात अगर सम है तो उसमें सम है तो उसमें इकाई अंक क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर 4 में किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 है या 9 है तो इसमें चलता है सम और विषम, तो अगर उसका घात सम है तो उसको लिख देना है 6। ठीक है, उसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 6, और विषम है तो इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार 9 में है, 9 में अगर उसका घात सम है तो 9 9 81, उसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और 9 में अगर उसका घात विषम है तो उसका इकाई अंक आ जाएगा 9। ठीक है, और 3 7 2 8, 3 7 और 2 8 अगर किसी भी संख्या का इकाई में 3 हो या 7 हो या 2 या 8 हो तो उसके घात को 4 से भाग देना है। अगर 4 से भाग देना है तो अगर संख्या ज्यादा है, जैसे 3 अंकों में है या 4 अंकों में है, तो उसके सिर्फ लास्ट की 2 संख्या को भाग देना है। ठीक है, अगर 2 संख्या को भाग देना है, उसके बाद अगर उसमें जो शेषफल बचा उतनी ही बार उस संख्या को गुणा करना है, और जो गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा इकाई अंक में, जो आंसर आएगा वही उसका इकाई अंक होगा। लेकिन अगर शेषफल 0 बचा तो 3 और 7 में अगर उसका भाग 4 से भाग देने पे शेषफल 0 हुआ तो उसमें आंसर आ जाएगा 1, और 2 और 8 में अगर शेषफल 0 बचा तो उसका आंसर इकाई अंक आ जाएगा 6। ठीक है, अब क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा, क्वेश्चन में और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखना, जैसे इसमें लिखा है टाइप 3 में कि निम्नलिखित घातांकी संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन दे दिया है कि इसमें पूछेगा कि आप इसमें इकाई अंक क्या है, मैक्सिमम इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 0 है या 1 रहता है, और उसमें पूछता है कि इकाई अंक क्या है। तो 0 है तो क्या बताया था, 0 1 5 6, 0 1 5 6, उसका घात कुछ भी हो, इस संख्या का इकाई संख्या अगर 0 1 5 या 6 हो और घात कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, वही संख्या जो है। जैसे इसमें 0 है तो इसका इकाई अंक 0, 1 है तो 1, और इसमें 5 है तो 5, और इसमें 6 है तो 6। लेकिन आता है 3 4, ठीक है, 3 का नियम, 3 और 7 वाला देखे थे और 2 8 वाला देखे थे, जिसमें कि उसके घात को भाग देना है, और क्या बोल देखे थे 4 और 9 वाला। ठीक है, 4 और 9 में क्या था, सम और विषम। तो यहाँ पे इसका इकाई क्या है, 3 है, तो 3 है तो इसके लास्ट संख्या को 4 से भाग देना है, लास्ट की 2 संख्या को 4 से भाग देना है। अगर वह जितनी बार भाग चला गया उसके बाद जो शेषफल बचा उससे उसको गुणा कर देना है। जैसे इसमें संख्या में क्या है, 2 1 1 और 3, इसका पावर है 1 1 और 0। ठीक है, इसका इकाई में संख्या क्या है, 3 है, तो 3 7 वाला नियम लगेगा, इसकी 2 संख्या के लास्ट की 2 संख्या को 4 से भाग देंगे। ठीक है, 4 से भाग दिए तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसका शेषफल कितना बच रहा है, 2, 4 दूनी 8, 8 बार 8 तो कट रहा है लेकिन 2 शेष बच रहा है। ठीक है, तो 2 इसका क्या है, शेष है। ठीक है, 2 शेष है तो जितना उसमें शेष बचा उसको उससे गुणा करना है, 3 के पावर 2, 2 शेष, क्योंकि ये
शेष बचा है 2, ठीक है। तो 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ गया 9, ठीक है। 9 आ गया, मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा 9, ठीक है। किसी घातांकी संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक क्या है 9। उसी प्रकार ये 4 है, ठीक है। तो अगला देखते हैं कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक, मतलब किसी भी संख्या में इकाई 4 है और उसका घात जो जैसे इसमें 81 है, ठीक है। तो 4 में क्या दिखे थे हम लोग, सम और विषम का नियम। तो 81 क्या है, इसमें लिखा है संख्या 1 5 2 4, ठीक है। उसका पावर है 81, ठीक है। तो 81 क्या है, सम है कि विषम? सम और विषम के लिए बताया था कि अगर कोई भी संख्या अगर 2 से भाग जा रहा है, ठीक है, तो वो सम है, और 2 से भाग नहीं जा रहा है, या फिर उसका वो देख लो कि सम और विषम के लिए लास्ट संख्या 0 2 4 6 8, ठीक है। तो इसका इकाई अंक क्या है 1 है, तो यह क्या है विषम है, ठीक है। तो इसमें 4 का नियम क्या है कि संख्या का घात सम है या विषम। विषम है तो उसमें आ जाएगा वही संख्या जो है, जैसे 4 रहता या 9 रहता, तो 4 में क्या है सम और विषम है, 9 में भी सम और विषम है, तो ये विषम है। तो 4 के नियम में क्या देखे थे, सम में सम और विषम, ठीक है। तो 4 में अगर सम है तो वह संख्या 6 हो जाएगी, ठीक है। 4 चौक 16, जैसे बताया था, 2 बार गुणा करेंगे तो 6, तो मतलब इसका इकाई अंक 6 आ जाएगा, ठीक है। और विषम रहता अगर उसका घात, तो वो हो जाता 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये विषम है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि संख्या का घात क्या है विषम है। और यहीं पे अगर ये 80 रह जाता, ठीक है, तो इसका इकाई अंक आ जाता 6, ठीक है ना। और ये वाला क्वेश्चन आप लोग बना के लाना, ये 9 का नियम है, ठीक है। 9 का नियम, ये वाला क्वेश्चन को आप लोग बना के लाना, 9वां क्वेश्चन, जिसमें गलती से 8वां है, ठीक है। ये 8वां क्वेश्चन आप लोग बना के लाना, इसको हम लोग कल देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है, हम लोग पढ़े हैं कि 3 का नियम, 9 का नियम, 6 का नियम, 11 का नियम, 8 का नियम, ठीक है। बहुत सारे नियम हम लोग पढ़े हैं, 2 का नियम भी पढ़े हैं। तो उसमें अगर पूछेगा कि ये संख्या अगर 3 के नियम को फॉलो करता है, 3 के यदि पूर्णतः विभक्त है, मतलब 3 के नियम को पूर्णतः फॉलो करता है, तो उसमें स्टार के स्थान में या डैश के स्थान में कौन सी संख्या आएगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हमें याद रहना चाहिए कि 3 का नियम क्या है। 3 का नियम यह बोलता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से अगर भाग जा रहा है, मतलब वह पूरी संख्या 3 से विभक्त है, और इसमें लिखा है कि 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, मतलब 3 के नियम का पालन कर रहा है, मतलब इसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः भाग जा रहा है। देखते हैं हम लोग कि ये इसके अंकों का योग करके देखते हैं कि ये 4 3 7, ठीक है, 4 3 7 2 9, ठीक है, 9 और 1 10, 10 5 15, 15 और 7 22, ठीक है। इसके अंकों का योग क्या आ रहा है 22, जिसमें एक स्थान डैश है, इसको ज्ञात करना है, ठीक है। अगर 22 को 3 से भाग देके देख रहे हैं, ठीक है, 3 से अगर भाग देंगे तो 7 तिया 21, एक शेष बच रहा है, ठीक है। शेष कितना बच रहा है 1। और तो इसमें बोला है क्वेश्चन में कि ये 3 का पूर्णतः नियम पालन कर रहा है, 3 का नियम का पालन कर रहा है, मतलब एक शेष नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो एक शेष बच रहा है, तो यहाँ पे हम लोग अगर 2 लिख दे, ठीक है, अगर 2 लिख दे तो एक शेष बच के ये क्या हो जाएगा धन 2 3, ठीक है। मतलब 3 अगर 3 हो जाएगा, मतलब एक शेष बच रहा है, तो उसमें अगर यहाँ पे अगर 2 रहता तो हो जाता 2 और 1 3, मतलब ये हो जाता 24, ठीक है ना। 22 तो पहले से था, अगर 2 लिखते तो 24 लिखते तो 3 से ये पूर्णतः भाग चला जाता, 3 अट्ठे 24, ठीक है। तो उसको ऑप्शन से देख के बनाना है कि कौन सी संख्या आ सकती है, कि उसमें क्या लिखा है कि कम से कम कितनी संख्या, सबसे कम छोटी संख्या कौन सी है जो इस डैश के या स्टार के स्थान में आएगा, तो उसको ऑप्शन को से देख के बनाना है, ठीक है। 3 से पूर्णतः विभक्त है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, 5 भी आ सकता है। अगर इसमें 5 अगर जोड़ेंगे, पूरे अंकों का योग तो कितना आया है 22, ठीक है। अगर इसमें हम लोग 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया 24, 3 अट्ठे 24, भाग चला जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगर ऑप्शन में 5 है तो 5 अगर जोड़ेंगे, 22 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 27, तो 27 है, 22 में अगर 5 जोड़े तो कितना हो गया 27, 27 को अगर 3 से भाग दिए तो कितना आ जाएगा 3 या 27, ये भी पूर्णतः भाग चला जा रहा है, मतलब यहाँ पे 5 भी आ सकता है। तो क्वेश्चन में देखना है कि 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान में कौन से छोटी संख्या लिख सकते हैं। इस टाइप से अगर क्वेश्चन दिया तो वहां पे
ये मतलब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शन के हिसाब से उसको टिक कर लगाना है, ठीक है। अगर बड़ी से बड़ी लिखा है तो जैसे इसमें 2 1 2 1 2 3 और 5 लिख दिया है, ठीक है। 1 2 और 5, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 5, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कि इसमें डैश के स्थान में क्या आएगा। तो 1 2 3 और 5, तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन में लिखा क्या है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो स्टार के स्थान में आ सकती है, या कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो स्टार के स्थान में आ सकती है। तो ऑप्शन के हिसाब से टिक लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 भी आ सकता है। अगर अंकों का योग 22 आ रहा है, मतलब उसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 को अगर 3 से भाग दिए मतलब वह पूर्णतः भाग चला जा रहा है। उसी प्रकार 5 को अगर लिखेंगे तो 22 5 27, तो 27 को अगर 3 से भाग देंगे तो वह भी पूर्णतः चला जा रहा है। तो उस हिसाब से आपको टिक लगाना कि कौन सा ऑप्शन सही है करके, ठीक है। उसी प्रकार 9 का नियम, 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार या डैश के स्थान में, डैश के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो 9 का नियम भी वही है कि अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब उसमें पहले से लिखा है कि अंकों का योग 9 के नियम का पालन कर रहा है, ठीक है। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है कि अंकों का योग 9 का नियम का पालन कर रहा है। तो अब देखते हैं कि 9 का नियम का पालन कर रहा है तो उसके अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। अगर विभक्त है तो अगर पूर्ण तरीका से विभक्त हो गया, मतलब उसमें डैश के स्थान में हम लोग 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर विभक्त नहीं हुआ तो जितना शेष फल बचेगा उसको 9 से माइनस करके लिख सकते हैं, वही उसका आंसर होगा। तो अगर इसमें अंकों का योग देखते हैं तो ये हो गया 8 4 12, ठीक है। ये हो गया 8 4 12, 12 3 15, ठीक है। और 15 और 1 16, 16 और 16 में 6 गया 22, 22 और 7 29, ठीक है। ये हो गया अंकों का योग कितना आया 29। और 9 के नियम का पूर्णतः पालन कर रहा है, मतलब 9 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है, मतलब 9 के नियम का पालन कर रहा है, ठीक है। तो 9 आ गया, 9 से भाग करके देखते हैं। 9 9 9 कम 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ठीक है। तो 27 मतलब इसका 2 शेष बच रहा है ना। 9 से अगर भाग देंगे 9 कम 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ठीक है। तो 27 हो रहा है और 2 उसका शेष बच रहा है, ठीक है। अगर ऑप्शन उसी को ऑप्शन के हिसाब से देख के लिखना है तो अगर डायरेक्ट अगर देखेंगे तो जो शेष फल बच रहा है, जो शेष फल बच रहा है उसको जिससे भाग दे रहे हैं उससे माइनस कर देंगे। जैसे 9 से भाग दे रहे हैं तो शेष फल 2 है तो उसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7, ठीक है। तो इसमें अगर 7 और जोड़ दिए, 7 अगर जोड़ेंगे 29 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। अगर इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 36। तो 36 में 36 को अगर 9 से भाग देंगे तो कितना बार चला जाएगा 9 चौक 36, ठीक है। मतलब इसमें शेष फल क्या है 0, ठीक है। मतलब शेष फल नहीं बच रहा है। तो शेष फल नहीं बच रहा है तो उसमें लिखा है यदि 9 से पूर्णतः विभक्त है तो डैश के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं 7, क्योंकि शेष फल अगर 7, अंकों का योग कितना हो रहा है, अंकों का योग है हमारा 29, ठीक है। 29 में अगर 7 जोड़ देंगे तो वह 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो इसमें अंकों का योग अगर 9 से पूर्णतः विभक्त हो गया तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभक्त होगी। तो डैश के स्थान में क्या लिख सकते हैं 7, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन से भी चेक करना है। 7 में अगर फिर से 9 से एक्स्ट्रा है, अगर उसमें 16 है 7 में, अगर ऑप्शन में अगर 7 भी है और 16 भी है, और ठीक है 7 16 15 ऐसा करके अगर ऑप्शन में है तो उसको देख के लगाना है कि 9 से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी बोलेगा तो ऑप्शन के हिसाब से बड़ी कौन सी है उसको लगा देना है। तो 16 है तो 16 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 29 में अगर 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45, ठीक है। तो अगर इसको 9 से भाग दे, सॉरी 16 तो नहीं आएगा क्योंकि एक ही अंक लिखना है, ठीक है। 16 नहीं आएगा यहाँ पे, तो इसमें सिर्फ 7 ही आएगा, ठीक है। अगर दो डैश रहता ना, 2 डैश रहता, 2 संख्या रहता तो वहां पे 16 आ सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही डैश है तो इस कारण से यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अंकों का योग आया हमारा 29, अंकों का योग आया 29, 9 से भाग करेंगे तो इसमें शेष फल बच रहा है 9 तिया 27 और 27 28 29, 2 शेष फल बच रहा है। इसमें अगर 7 जोड़ेंगे तो यह पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें लिखा है कि संख्या यदि 6 से पूर्णतः विभक्त हो तो डैश के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो 6 का नियम वही है कि इसमें 2 के नियम का भी पालन करे और 3 के नियम का भी पालन करे। तो 2 के नियम के पालन करने के लिए इसके इकाई स्थान में सम संख्या होनी चाहिए, 0 2 4 6 8। तो यहाँ तो 4 है, मतलब 2 के नियम का पालन कर रहा है, ठीक है।
तो 2 और 3 के नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, अब 3 के नियम का पालन करेगा, इसमें लिखा है कि 6 से पूर्णतः विभक्त है, मतलब ये 3 के नियम का भी पालन कर रहा है। तो 3 के नियम का पालन करने के लिए क्या है कि इसमें अंकों का योग, जो संख्या दिया है उसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर 3 से पूर्णतः विभक्त है तो इसको आप लोग बनाना कि 3 से पूर्णतः विभक्त है तो आगे मतलब डेश के स्थान में क्या आएगा, क्योंकि इसको अगर भाग देंगे तो जो संख्या आएगी, जो शेषफल बचेगा, ठीक है, जो शेषफल बचेगा उसको 3 से माइनस करके लिख देना है, या ऑप्शन के हिसाब से, जैसे इसमें है 5 2 7 और 5 2 7 और 7 3 10 10 10 और 2 12 12 4 16। ठीक है, ये आया 16 और 3 से भाग दिए, 3 पंचे 15 और एक इसका शेषफल बच रहा है। ठीक है, एक शेषफल बच रहा है तो जो जिससे भाग दे रहे हैं उसको माइनस करेंगे, जो जिससे भाग दे रहे हैं उसको शेषफल से माइनस करेंगे, तो जो संख्या आएगी उसको ऊपर वाली संख्या से अगर जोड़ेंगे तो वह पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। जैसे 3 शेषफल कितना आया है 1, 1 को 3 से माइनस करेंगे, 3 माइनस 1 तो कितना बचा 2। ठीक है, अगर 2 को 16 में जोड़ेंगे, 16 और 2 18, 18 को अब 3 से भाग करके देखेंगे तो 3 छक्का 18, मतलब ये 6 बार में पूर्णतः विभक्त हो जा रहा है। तो 3 से विभक्त हो रहा है, अब क्या जोड़ रहे हैं हम लोग इसमें 2। ठीक है, तो अगर 2 जोड़ रहे हैं तो यह 3 से विभक्त हो रहा है और 2 के नियम का पालन कर रहा है, क्योंकि यह लास्ट 4 है तो इस डेश के स्थान में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11 से पूर्णतः विभक्त और 8 से पूर्णतः विभक्त। ठीक है, ये टाइप नंबर 4 आज इतना ही देखते हैं और चौथा क्वेश्चन से हम लोग कल करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही और बाकी क्वेश्चन को कल देखेंगे। और दरोगा भर्ती की तैयारी के लिए हम लोग आप लोग को जो मैथ्स और रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आप अगर क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, और अगर आपके दोस्त लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं दरोगा भर्ती की तो उसके पास भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।